अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 17 है और लेक्चर नंबर 10 है। और आज दो टॉपिक पे डिस्कशन करना है। मल्टीपल डेथ्स इन ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको मुनासखा कहा जाता है, और लीविंग इनहेरिटेंस शेयर्स, जिसको तखारुज कहा जाता है। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होना चाहिए मुनासखा के अंदर। तो मुनासखा का मतलब ये है कि मल्टीपल डेथ हो गई हो, और एक के बाद एक कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद, और डिस्ट्रीब्यूशन ना किया गया हो, तो कैसे किया जाए। बेसिकली जो सिंगल डेथ का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब मल्टीपल डेथ होगा तो मल्टीपल टाइम्स हमने सेम प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा मोस्टली फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के ऊपर, उनकी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, डिवीजन के ऊपर। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। पहला क्वेश्चन ये है कि सलीमा की डेथ हुई है। ऑन द डेथ ऑफ द सलीमा, ये पहली डेथ है, ये फर्स्ट डेथ हुई है। इन्होंने अपने पीछे अपने हस्बैंड, जिनका नाम मुनीर है, इनकी एक बेटी जिनका नाम करीमा है, और इनकी मदर जिनका नाम अजीमा है। इतने लोग प्रेजेंट थे फर्स्ट डेथ के अंदर। 1, 2 और 3 लोग मौजूद थे। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। सेल आउट ना होती तो एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन बनना चाहिए था, कम से कम। जब भी सेल आउट होती उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लेकिन प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ पीरियड के बाद जो है, उनकी जो ये बेटी थी करीमा, उनकी भी डेथ हो गई। करीमा की शादी हो चुकी थी, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है कि करीमा ने अपने पीछे दो बेटों को, खालिद को और हामिद को और सोहालिया को छोड़ा। हस्बैंड का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये कि हस्बैंड करीमा से पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुका है। जो पीछे छोड़ा है वो ये है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करीमा ने अपने बेटे खालिद को छोड़ा है, हामिद को छोड़ा है, और डॉटर सोहालिया को छोड़ा है। क्या इसके अलावा भी करीमा ने किसी को छोड़ा है? जो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। क्या ऊपर के सवाल से नजर आता है कहीं किसी को छोड़ा हुआ है और कोई बचा हुआ है? फोकस करें जरा थोड़ा ऊपर। यहाँ पर कुछ हस्बैंड का जिक्र नहीं है इनका। हस्बैंड, फादर फादर है सर। करीमा हस्बैंड का नहीं है फादर तो है। बच चुकी, जाहिर सी बात है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे करीमा का क्लियरली मेंशन है कि उन्होंने खालिद को छोड़ा, हामिद को करीमा के छोड़ा। फादर है वहां हाँ, पर। हलीमा, हलीमा के जो आपके पास करीमा है, करीमा हम्म, का फादर, करीमा का फादर कौन है? जो कि मुनीर मुनीर। मुनीर। मुनीर है। तो चौथा ही कैंडिडेट हो गया। क्या कोई और जी। भी छोड़ा है? और भी नहीं। कोई वारिस बनेगा? ग्रैंड मदर है अजीमा। अजीमा। तो ये कौन सी मदर है? ये पैटर्नल ग्रैंड मदर है कि मैटरनल बनी है? मैटरनल। ये मैटरनल। मैटरनल ग्रैंड मदर है। तो यानी 5 लोगों को छोड़ा है, 2 डेथ हुई हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डेथ की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे सब कुछ मेंशन हमें करना चाहिए। जब मल्टीपल डेथ हो, पहली डेथ कब हुई, उसकी डेट ऑफ डेथ भी आप मेंशन करें जब कोई सवाल पूछे। ये भी लिखें कि भाई जो मरा है वो कौन है, उसका रिलेशन किससे क्या है।
और उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, होल प्रॉपर्टी की मालिक है या कुछ शेयर की मालिक है। तो यहाँ पे चूंकि पहली डेथ यही है और सलीमा की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वाइफ है मुनीर की, तो यहाँ पर उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा, डॉटर को छोड़ा और मदर को। यहाँ पे हमें ये नाम लिखने भी मेंशन इसलिए ज़रूरी हैं करने, क्योंकि आगे सब जगह यही आएंगे, हस्बैंड, डॉटर, मदर, फादर, तो अब कौन क्या है तो ये अब मेंशन कर देंगे ब्रैकेट में, तो याद रहेगा ये कौन है, मदर किसको कहा जा रहा है। यही मदर जाके नानी बन जाएगी, तो भाई किसकी नानी। तो यहाँ पे अगर मेंशन होगा कि भाई नानी का नाम क्या है तो वो बेटर रहेगा। तो सारे ही जो वारिसीन हैं वो यहाँ पे जेड एफ हैं, प्राइमरी हैं, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। हस्बैंड का शेयर 1/4 है, क्यों, चूंकि डॉटर मौजूद है, और एक ही डॉटर है, उसका शेयर 1/2 है। और जो मदर है उसको 1/6 जाएगा मरने वाले की, चूंकि औलाद मौजूद है। तो सारे ही प्राइमरी ईयर्स हैं। तो हमने टोटल जब शेयर निकाला तो ये पता लगा ये तो 11/12 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा केस बन गया। हम्म, ये क्या बन गया, रद्द बन गया। और ऑल तो ग्रेटर देन में होता है, जी जी 13 बटे होता है। तो अब ये सारा जितना भी हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगा। तो ये मसला बन गया रद्द का। जब रद्द का मसला बन गया तो रद्द में किसको नहीं जाता, हस्बैंड और वाइफ को नहीं जाता। तो यहाँ पे हस्बैंड को दोबारा से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला रूल क्या है कि सबसे पहले हस्बैंड का शेयर दे दिया जाए। ये रूल जो दिया था हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के थ्रू दिए गए थे। बाकी जो बचा 3/4 बचा। अब 3/4 में दो लोग मौजूद हैं, एक डॉटर करीमा और एक मदर अजीमा। तो इनका रेशियो देख लिया जाए तो इनका रेशियो पता लगा कि 3:1 इनका रेशियो है। यानी जो 3/4 बचा है उसमें से 3 हिस्से बेटी को जाएंगे और एक हिस्सा माँ को जाएगा। तो इनका एडिशन ऑफ रेशियो जो हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर शेयर ऑफ जो डॉटर करीमा है, ये जो 3/4 बचा हुआ था ये हो गया, और एडिशन ऑफ रेशियो ये 4 हो गया। और डॉटर को कितने शेयर जाएंगे, 3 जाएंगे। तो ये 9/16 हो गया डॉटर करीमा का। और जो मदर अजीमा है उनका भी कैलकुलेशन इसी तरीके से होगा। जो बचा हुआ माल है 1/4 हस्बैंड को देने के बाद 3/4 है, 4 डिवीजन किए गए और एक हिस्सा माँ को दे दिया गया, तो 3/16 ये हो गया। तो पहली डेथ की कैलकुलेशन समरी जो बनी उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सलीमा की डेथ के बाद जो कि वाइफ है मुनीर की, हर एक वारिस का जो शेयर है, मुनीर को उनके हस्बैंड को 1/4 जाएगा, उनकी बेटी करीमा को 9/16 और मदर अजीमा को 3/16। अब दूसरी डेथ होती है सेकंड डेथ। तो सेकंड डेथ में जो मरने वाला है वो करीमा है, और वो ऑनर कितने का है, चूंकि वो हम बात कर रहे हैं सलीमा की प्रॉपर्टी की। तो सलीमा की प्रॉपर्टी से 9/16 मिला है, ये भी मेंशन कर दें। आया कहाँ से है 9/16, तो ये मेंशन कर दिया गया कि कहाँ से उसको मिला है। अब यहाँ पर उसने अपने किसको छोड़ा, फादर को छोड़ा, फादर उसके मुनीर हैं, अपनी नानी को छोड़ा, और दो बेटे हैं और एक बेटी है। तो फादर मुनीर है, 1/6। जेडएफ जेड एफ नानी को 1/, अगर ये पीजीएम होती अभी तो इसको शेयर नहीं जाता पैटर्नल ग्रांड मदर को, ठीक है, वालिद साहब की मौजूदगी में नानी को जाएगा 1/6। अब बाकी जो बचेगा रेसिड्यू वो दो बेटों और एक बेटी में जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में फादर का और नानी का एडिशन कर लिया जाएगा। तो 1/3 दोनों को मिलाकर ये चला गया। तो जो असबा भी गैरी ही यानी बेटा और बेटी जब होंगे तो उनको जो शेयर जाएगा वो 2/3 शेयर जाएगा, क्योंकि 1/3 यहाँ चला गया। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये खालिद, हामिद और स्वालिया के शेयर्स हैं।
अब उनका रेशियो जब निकाला तो 2:2:1, यानी उनका एडिशन जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी 2/3 के 5 डिवीज़न होंगे, और 2 डिवीज़न हर एक बेटे को और 1 डिवीज़न बेटी स्वालिया को चला जाएगा। तो 2/3 के 5 डिवीज़न किए, 2 शेयर खालिद को जाएंगे, 2 ही हामिद को जाएंगे, तो 4/15 दोनों बेटों का हो जाएगा। इसका भी 4/15 हो जाएगा। और अगर हम स्वालिहा की बात करते हैं तो 2/3 के 5 डिवीज़न और स्वालिहा को एक हिस्सा मिलेगा, यानी 2/15। तो ये तो निकले वो शेयर जो कि हम निकाल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू दी जिसकी डेथ हुई है, यानी करीमा की। लेकिन 9/16 का तो कोई यूज हुआ ही नहीं अभी यहाँ पे। तो ये स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा है, यानी फर्स्ट डेथ तो वैसे ही निकलेगी जैसे कि निकलती है। फर्स्ट डेथ के बाद जितनी भी डेथ्स होंगी उसमें पहले हम इंडिविजुअल निकालेंगे, फिर उसका जो शेयर मिला है उसमें से निकालेंगे। तब यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा कि शेयर ऑफ इनहेरिटर्स फ्रॉम दी करीमा शेयर, यानी करीमा का जो 9/16 शेयर है जो सलीमा से उसको मिला है, उसमें से इसके वालिद साहब मुनीर का हिस्सा कितना होगा, तो 1/6 ऑफ करीमा शेयर। तो 1/6 ये हो गया, यानी 9/16 का 1/6 करीमा के वालिद को जाएगा। तो 9/16 तो कांस्टेंट हो गया। अब उसमें से जिसके जो शेयर हैं उसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, या यू कैन से यहाँ से डिवाइड कर दिया जा रहा है। तो ये 3/32 हो जाएगा, चूंकि डिवीज़न तो कहीं पे होगा नहीं अब। और यहाँ पर जो सन खालिद है उसको 4/15 जाएगा, किसका, 9 बाय इसका। तो यहाँ से ये डिवीज़न हो जाएगा कि आपने यहाँ से उसको कट कर लिया, ये 4 1 ज़ा 4 हो गया, और ये 4 आ गया। अब यहाँ से 3 3 ज़ा हो गया, और 3 5 ज़ा आ गया, इसलिए ये 1/5 आ गया, ये 3/4 हो गया। अब नहीं कट सकता, 3/20 हो जाएगा। इसी तरीके से ये शेर हामिद का भी हो जाएगा सेम। डॉटर के लिए जब निकालेंगे तो उसका शेयर 2/15 बन रहा था, इसलिए 9/16 से अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 8 ज़ा और 3 3 ज़ा और 3 5 ज़ा, तो 5 × 8 40 हो गया, ये 3/40 हो गया। तो सेकंड डेथ की समरी क्या बनी, कि सेकंड डेथ की समरी ये बनी कि किसको कितना शेयर जा रहा है। फादर को, मुनीर को इतना जा रहा है करीमा के शेयर में से। अजीमा को भी 3/32, चूंकि दोनों का 1/6 था। खालिद और हामिद का ये बराबर है 3/20, और स्वाले का 3/40। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को 2 बार भी शेयर मिल रहा है। किस किस को 2 बार शेयर मिल रहा है, मुनीर और आजिमा। मुनीर को और अजीमा को 2 बार मिल रहा है। तो इनको 2 बार एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक नोट लिख दिया कि मुनीर को 2 बार शेयर मिल रहा है। 1/4 तो अपनी वाइफ से मिल रहा है, और 3/32 है वो अपनी बेटी करीमा से मिल रहा है। तो इन दोनों शेयर्स को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इनको जोड़ने के बाद ये वैल्यू 11/32 आ गई। सारा अब जो गेम है वो केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाला ही पार्ट है। सिमिलरली अजीमा को 2 तरीके से मिल रहा है। अजीमा को एक तो अपनी बेटी से मिल गया, क्योंकि ये वन बाई मदर है सिक्स मिला करीमा। था। और ये जो मिल गया, ये मिल गया इससे नवासी से, क्योंकि करीमा कौन है, नवासी है, बेटी की बेटी है ना। जी। तो इसको यहाँ से मिल गया 3/32। अब इन दोनों के शेयर को ऐड कर लिए। इन दोनों के शेयर को ऐड करने के बाद इनकी वैल्यू 9/32 हो गई। और उसके बाद टोटल शेयर ऑफ द प्रेजेंट इनहेरिटर्स जो भी हैं, भाई मुनीर जिंदा है, अजीमा जिंदा है। अब यहाँ पे हम वो नहीं लिखेंगे मदर है, फादर है, बेटा है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि हर उसमें केस में कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का फादर है। तो बेटर इज दैट हम यहाँ नाम लिखेंगे कि मुनीर को कितना मिल रहा है, अजीमा को
खालिद को, हम्म, हामिद को, स्वालिया को, उन सबको जोड़ लिया गया, एलसीएम ले लिया गया। अब एलसीएम के लिए समटाइम्स दिक्कत होती है, क्योंकि बड़े मल्टीपल जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हज़ारों की उसमें वैल्यू आएगी। तो उसमें आप यहाँ चले जाएं, क्या नाम है, इंटरनेट पे, और वहाँ जाके एक एलसीएम कैलकुलेटर है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं हर एक चीज़ को। तो यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेटर पे चले जाएं, पहला वाले लिंक पे क्लिक कर दें। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, वो जो वैल्यू थी वो थी 32, 20 और 40। अदरवाइज तो हम डिवीज़न करते रह जाएंगे। 32, 20 और 40, एक एक बार जो वैल्यू वो डाल दीजिए। 32, 20, 40, तो इसमें आपने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया 32, 20 और 40, और यहाँ से कैलकुलेट, वो आपको एलसीएम कैलकुलेट करके दे देगा। तो हमारे लिए आसानी है, एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ से ये एलसीएम निकल आया, बाकी कैलकुलेटर से आप यूज़ करेंगे। 32 को डिवाइड करें 160 से, जितनी बार जाएगा 5 टाइम्स कटा, 5 की मल्टीप्लाई इससे करें। ठीक है, तो ये आप लोग अब कर ही लेंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिलहाल 3 लोग तो हैं क्लास में, 33 लोगों में से 3 लोग बचे हैं। फाइनल कैलकुलेशन समरी या तो बाई पार्ट्स में दे दें। तो अगर ये सवाल अगर हमने किसी इफ्ता में दिया होता, दारुल कज़ा में दिया होता, तो वहाँ से यही आता कि भाई जो सलीमा हैं उनकी प्रॉपर्टी के 160 हिस्से किए जाएंगे, और उसमें से 55 हिस्से जो है मुनीर को चले जाएंगे, 45 हिस्से अजीमा को, 24 24 हिस्से हामिद और खालिद को, 12 सवालिया को चले जाएंगे। तो एक तो इस तरीके से आंसर मिल जाता। दूसरा, कुछ जो आज के जनरेशन के उलमा इकराम है, वो इधर ना जाकर वो परसेंटेज पे चले जाते कि भाई इसका यहाँ पे मुनीर का परसेंटेज निकाल लेते, अजीमा खालिद सबके, भाई इनको ये परसेंटेज निकाल लिया जाता। दोनों तरीके से फिलहाल यहाँ तक तो आपने प्रोसीड करनी है। उसके बाद आप परसेंटेज में लिखें या इसमें लिखें, जैसे भी समझाया जा सके। क्योंकि लेमैन जो लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है परसेंटेज को समझना। उनको हम इतनी करें भी, इतने टुकड़े कर दें, तो उनके लिए वो आसानी है। तो ये सवाल हो गया इससे रिलेटेड जो कि मुनासखा था। और यहाँ पर आप जो है, ये एक क्वेश्चन, इसमें भी 2 डेथ हैं, 3 डेथ हैं, इसमें भी 2 ही डेथ हैं, 3 डेथ वाला एक आपको दें करने के लिए, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। तो उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था पहले बैक में, वाले में। पहले फर्स्ट में ही? ठीक है। जी, अगर है मौका तो पूछूंगा, अगर नहीं तो बाद में, ठीक। जैसा आप कहें। जी जी बोलें। पूछो। कौन से स्टेप में? अगर समझिए, स्टेप में नहीं, हम्म। अगर समझिए इसमें अगर आजिमा का भी डेथ होता, तो आजिमा के शेर के कौन कौन लोग इनहेरिटेंस लेते? अच्छा, अजीमा, अजीमा का अगर डेथ होता है तो अजीमा की तरफ जाते हैं, सवाल पे आ जाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर अजीमा का डेथ होता है, तो अजीमा की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे सवाल में कहीं ये नहीं दे रखा कि अजीमा का अब इस बेटी के अलावा कोई है। क्योंकि बेटी करीमा मर चुकी है, तो इसकी अजीमा की डेथ कब करानी है, बेटी के बाद कि बेटी से पहले? बेटी बेटी के बाद। बेटी के बाद अगर करानी है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, हम्म, अब इसकी जो औलादें हैं अजीमा के लिए, ये क्या बनेंगे, हम्म, नवासा और नवासी बनेंगे। हामिद, खालिद और सवालिया, ये क्या बनेंगे, नवासा जी, और नवासी, जिसको हम बोलेंगे जबिल अरहाम। हम्म, और इसके शौहर जी, जी, के जिंदा हैं, हम्म, तो जो शौहर हम्म, मुनीर हैं वो बनेंगे क्या, जेड एफ प्राइमरी ईयर्स। तो 3 तरह के जो हमारे पास ईयर्स होते हैं, सबसे पहले जाता है जेड एफ वालों को। इनसे जो बचता है वो जाता है असबा को। और अगर ये भी ना मतलब दामाद दामाद जेडफ बनता है सर। है। दामाद होगा ना वो। कौन? अजीमा का दामाद है मुनीर। अच्छा, मुनीर हस्बैंड नहीं है, एक मिनट। हम्म, सलीमा का हस्बैंड है सर। अच्छा, सलीमा का हस्बैंड में, तो फिर दामाद को नहीं जाएगा, फिर तो इसके बाद, हाँ, दामाद ये तो हस्बैंड नहीं हुए ना।
हम्म, हाँ, ये तो हस्बैंड मुनीर के हैं, हम्म, तो फिर इसका मतलब ये है कि दामाद को तो ऐसे अगर मान लो कोई खिदमत किया हो तो उसका उज्र दे दे दें तो वो दे दें। बाकी तो चूंकि हमारे पास जो बचे, हम्म, वो जो बचे नवासा नवासी बचे, और कोई एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। तो फिर ये दो नहीं। बेटों को और इनको क्या नाम है, बेटियों को दे दिया जाएगा। अब हम्म, इसमें फिर जो जबिल अरहम का पार्ट है उस पर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, और हम्म, इतने सालों में उधर टाइम नहीं मिल पाया करने के लिए। तो इंशाल्लाह ये भी एक साल के अंदर लिखेंगे किताब। तो इसमें मल्टीपल हम्म, डिस्कशन है स्कॉलर्स के। कुछ ये कहते हैं कि भाई जबिल अरहम के केस में जितने भी वारिसीन हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यानी जो भी 3 लाख बचे हों, एक इसको एक इसको एक इसको। और कुछ का कहना हम्म, ये है कि हम क्या करें, कि हम उसमें जो है जब देंगे तो यहाँ पर जो फंडामेंटल हम वैसे अप्लाई करते थे बेटा और बेटी के अंदर 2:1 में, कुछ इस तरीके से करेंगे। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के व्यूज़ हैं। जी। हाँ। उस वक्त ये भी हो सकता है सर, अजीमा के अगर कोई भाई बहन कोई हाँ। हो तो वो भी हाँ, एंट्री मार अजीमा का सकते हैं अगर सर। भाई बहन होगा तो उसका जो कैटेगराइजेशन है वही है कि जब कभी भी कोई शख्स की डेथ होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या उसका कोई ज़बुल फरूज एग्जिस्ट करता है। ज़बुल फरूज को जी जी। बांटने के बाद अगर कुछ बचता है अमाउंट तो वो आसाबा को जाएगा। अगर ये भी ना हम्म, हो और ये भी ना हो, देन हम्म, फिर हम ज़बिल अरहाम की तरफ जाते हैं, ज़बिल अरहाम को लास्ट में मिलेगा। जी जी। और फिर एक हदीस और भी है, अगर किसी का कोई वारिस ना हो तो दूर दूर तक, तो हम्म, उसका जो शेयर है उसके मामू को दे दो। ये भी क्लियर हदीस हम्म, मौजूद है। फिर ये भी मौजूद हम्म, मिलती हैं कि अगर कोई ना मिलता हो तो जो कबीला हो या गांव का मुखिया हो इसको फलाही काम में दे दो, हम्म, ताकि फायदा हो सके। जी जी। क्वेश्चन नंबर जो आपने होमवर्क के तौर पे करना है उसमें 3 डेथ ले लें तो थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क के लिए ले लिया जाए तो बेटर है। इसको स्नैपशॉट ले लेते हैं और इसको डाल देते हैं। क्वेश्चन 2 नहीं किए ना सर हम, 1 के बाद 3 को आ गया अब। हाँ, वन, ये 3 आपका होमवर्क है, एक ही काफ़ी है। जी एक टू, क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 2। हाँ, क्वेश्चन 2 में 2 ही डेथ है। जी क्वेश्चन 2 ठीक। में 2 डेथ है, इसलिए हमने कहा 3 डेथ दे दिए जाएं ताकि आपको सेम प्रोसीजर रिपीट हम्म, करना पड़े हैं। फर्स्ट सिंगल डेथ तो वैसे ही है, जब सेकंड डेथ पे जाते हैं तो फिर जो शेयर्स जो मिलता है फिर उसके साथ फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। बाकी तो ये जो किताब है मुस्लिम इनहेरिटेंस वाली, इसके अंदर 8-8 बी डेथ मौजूद हैं, जिसमें टाइम लगेगा यूज़ करने के लिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर दिया है एज ए होमवर्क। जी सर। अब शुक्रिया। जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है तखारुज। 253 ये तो मतलब सर अब 2 और 3 नहीं, ओनली ओनली दो 3 का। होमवर्क दिया आपने है ना? हाँ नहीं, ओनली 3 दिया है। ओनली 3 होमवर्क दिया, 2 2 नहीं नहीं दिया है। किए ना हम? हाँ, 2 नहीं किया हमने, फर्स्ट कराया है और थर्ड आपको दिया है। जी। अच्छा ठीक। थर्ड आपको दिया है। एक सर ही क्वेश्चन, सेकंड भी क्वेश्चन नंबर 2 भी दे दीजिए, हमको प्रैक्टिस हो जाएगी। उसको कर लीजिए तो मैं तीसरा भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कर लीजिए, फिर हम आपको अपनी किताब से नहीं देंगे, हम वो देंगे जो रियल स्टडीज आ रही हैं। जैसे कि आज एक केस आया है, आज भी आया है, कल भी आया है, जो डिस्कशन चल रहा है। आज जो कल एक जो केस आया था, कल ये केस आया था, यहाँ पे अगर आप देखते हैं, मैं अगर एक मिनट इसी को कॉपी कर दूं आपको, ये केस जो है इसी इलाके का है, अबुल फजल के ही। ये मैं आपको किधर गया, हम्म,
ये मैंने डाल दिया है, बट आपके उसमें रिकॉर्ड भी हो गया है, मसला ये है। ठीक है। इसका आंसर ही मैंने उसमें लिखा था। तो बहरहाल ये जो आंसर है जो मैंने इसके अंदर लिखा था वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे गया है कि क्या मैंने आंसर इसका लिखा है। ये क्वेश्चन था, ये मैंने आंसर लिखा है। तो बहरहाल यहाँ से आप चेक कर लेंगे, ये आंसर से जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जो अभी इसका फतवे के तौर पे देना है इन मोहतरमा को, जो ये कल सॉल्यूशन किया गया था। तो ये कि ये बड़ा क्वेश्चन है। आंसर्स भी आपके, ये मेरे जवाबात हैं जो मैंने लिखे हैं, ये भी आपकी आंखों के सामने हैं, और सवाल भी आपके सामने हैं। तो आपके पास दो जी। सवाल हो गए करने के लिए। ये वो है जो रियल केस स्टडीज हो रही हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा करने में। तो ये दो सवाल आपके पास हो गए, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसमें जो सवाल है वो ये है कि इसको हम शायद बड़ा कर लें तो, हाँ, ये यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से नहीं आ रहा, बड़ा हो गया, नहीं छोटा हो गया, छोटे में पढ़ पाएंगे शायद। सर सवाल पूरा नहीं आया है, फर्स्ट लाइन नहीं आई है। फर्स्ट लाइन नहीं है ये? नहीं। अच्छा, तो मैं डिलीट मारता हूँ इसको, फर्स्ट लाइन कॉपी करता हूँ। बाद में डालिए सर, क्लास होने के बाद भी डाल सकते हैं आप। हाँ, एक मिनट हटा देते हैं फिर वो, एक मिनट डाल देते हैं हैंड टू हैंड डॉक्टर। अच्छा। अच्छा, बेसिकली ये, हाँ, सर उर्दू का सर से मसला है। सर मैसेज के ऊपर राइट क्लिक कीजिए सर, वो और कॉपी का अच्छा। ऑप्शन आएगा वहां पर। अच्छा, राइट क्लिक करके हाँ, नहीं मैसेज के ऊपर, यहाँ मैसेज पे। पर अब उसे कॉपी कर लीजिए। अच्छा, गुड। अच्छा, पूरा हो जाएगा। जी। ठीक है, शुक्रिया। हम्म, ठीक है। तो ये पूरा सवाल आपके सामने आ गया है अब। तो इसको करने की कोशिश कीजिए। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ दूसरे, जिसका नाम है अम, तखारुज। 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 तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है तखारुज का, कि अपनी मर्जी से अपना हिस्सा छोड़ना है बिना किसी दबाव के। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो सकते हैं जो मल्टीपल बुक्स में हमें देखने के लिए मिले। एक तो ये हो सकती है कि कोई अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है या चाहती है बिना किसी डिमांड के, कि भाई हम अपना हिस्सा छोड़ना चाहते हैं, आप लोग बांट लीजिए। एक इस तरह की कंडीशन देखने मिलती है कि वो ये कहता है या कहती है कि भाई मुझे वालिद साहब का बगीचा दे दो, कार दे दो, फ्लैट दे दो, और बाकी जो बचे वो आपस में तकसीम कर लो। तीसरी कंडीशन ये मिलती है कि किसी के पास किसी का कर्ज है, और उसको मरने वाले से विरासत भी मिल रही है, और मरने वाले का कर्ज भी उसके ऊपर था। तो शायद शर्म की वजह से वो अब ये कर रहा है कि भाई मैं इसका कर्जा तो लौटा नहीं पाया ज़िंदगी में, और अब इससे मुझे विरासत मिल रही है तो मैं नहीं लेना चाह रहा, मैं छोड़ना चाहता हूँ, चाहे वो मनी हो या महर हो। तो जो महर है वो भी एक कर्ज है, और इसके ऊपर भी बहुत सारी कुताहियाँ हमारे समाज में पाई जाती हैं। जनरली लोग इसको महर को भी नहीं देते हैं, माफ़ करा लेते हैं, ये भी माफ़ नहीं होता। तो अब वो क्या सॉल्यूशन है इसको करने के लिए? दो मेथड हमारे पास मौजूद हैं। एक तो वो मेथड है जो मल्टीपल बुक्स मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि भाई पहले सबके शेयर्स निकालो,
और जिसके हिस्से हैं सबको दे दो। फिर जो अपना शेयर वापस करना चाहता है उसको फिर दोबारा से रीकैलकुलेट रीडिस्ट्रीब्यूट करो। एक तरीका तो ये है। लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही प्रोसेस के अंदर ये काम कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, यहाँ पे दोनों तरीके हमने मेंशन कर रखे हैं। एक तरीका तो ये है कि कैलकुलेशन करने का, कि जो शख्स ये चाहता है कि हम अपना हिस्सा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में उसको उसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में उसको इंक्लूड किया जाएगा। अगर ऐसे शख्स को जो अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है, अगर उसको कैलकुलेशन से बाहर कर दें, तो हमने एक सवाल के तीन फेज लिए हैं। पहले मेथड से सॉल्यूशन, दूसरे मेथड से सॉल्यूशन, और अगर उसको स्टार्टिंग से इग्नोर कर दिया तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा बाकी वारिसिन के हिस्सों के ऊपर। तो बहरहाल मेथड वन ये कहता है कि हम उसको इंक्लूड करेंगे कैलकुलेशन में, और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और जो अपना हिस्सा सरेंडर करना चाहेगा उसको फिर दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मेथड टू ये कहता है कि कैलकुलेशन इनिशियल लेवल में तो करेंगे, लेकिन फाइनल में उस बंदे को हटा देंगे। पहला मेथड तो कंटिन्यू की बात करता है कि उसको शेयर दो जैसे किया जाता है। दूसरा मेथड ये कहता है कि उसको इनिशियल कैलकुलेशन में रखेंगे और फाइनल कैलकुलेशन में उसका जो शेयर है ड्रॉप कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो अपने शेयर को लोगों को देना चाहता है। तो इसको मैथमेटिकली समझेंगे तो समझने में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, जमीला की डेथ हुई, उसने उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 6 लाख रुपए है, और उसने अपने पीछे अपने हस्बैंड को, अपनी माँ को और अपने चाचा को छोड़ा है। यहाँ पे कंडीशन में डाल दी कि हस्बैंड ने पे नहीं किया था उसका मेहर अमाउंट, इसलिए हस्बैंड ये चाहता है कि भाई मैं नहीं चाहता शेयर लेना जो मुझे मेरी वाइफ से मिल रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो बाकी जो वारिसीन हैं यानी मदर और रियल अंकल, इसमें इस हस्बैंड के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो इसको हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया है। पहला मेथड ये लिया है कि हमने मरने वाले के वारिसीन में हस्बैंड को लिखा, मदर को लिखा, रियल अंकल को लिखा। हस्बैंड जो है प्राइमरी ईयर से, मदर भी प्राइमरी ईयर से, और अंकल कौन है, असबा बी नफसी है, यानी बचा हुआ लेकर जाएगा। औलाद नहीं है तो माँ को 1/3 है, औलाद नहीं है तो हस्बैंड को 1/2 है। तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाता है। यानी जो बचा अंकल के लिए कितना बचा, 1/6 1/6। बचा। 1/6। अब हमारे पास कितने रुपए हैं, 6 लाख रुपए हैं। तो 6 लाख को हम क्या कर दें, 6 से डिवाइड कर दें। तो एक शेयर कितने का आ गया, 1 लाख रुपए एक। का आ गया। हस्बैंड को कितने शेयर जा रहे हैं, 3, माँ को 2 और अंकल को 1। तो हस्बैंड को 3 लाख जा रहे हैं, माँ को 2 लाख जा रहे हैं, और रियल अंकल को 1 लाख जा रहे हैं। अब हस्बैंड ये कहता है भी मेरा जो हिस्सा है वो मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट। इसको जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो बाकी वारिसीन है। तो बाकी वारिसीन में एक तरीका तो ये है कि ये जो शख्स है ये कहे कि भाई दोनों में बराबर बराबर दे दो। एक तरीका तो ये हो सकता है भी मेरा शेयर है, मेरे पास आगे 3 लाख रुपए, मेरी मर्जी में किसी को दूं, कितने भी दूं, क्योंकि आई एम दी ऑनर ऑफ दिस अमाउंट। अगर वो कहता है जी डिस्ट्रीब्यूट कर दो और मेंशन नहीं करता, तो स्कॉलर ये कहते हैं कि इसको जो डिस्ट्रीब्यूट इनमें करना है वो इनके रेशियोज के अकॉर्डिंग करें तो ज़्यादा बेटर है। इनके जो रेशियोज बन रहे हैं, तो हम देखें कि इनके रेशियोज क्या बन रहे हैं मदर और अंकल में। टू तो इज टू मदर वन मदर इस टू में 2:1 बन रहे हैं। तो इसका मतलब जो 3 लाख रुपए हैं उस 3 लाख के 3 टुकड़े कर दें, और 2 हिस्से माँ को दे दें और एक हिस्सा हस्बैंड को दे दें।
तो ये क्लियरली हो गया, 3 लाख के 3 हिस्से हुए, 2 हिस्से माँ को चले गए, तो 2 लाख जो है माँ को चले जा रहे हैं हस्बैंड के हिस्से में से, और एक जो है अंकल को चला जा रहा है। तो पहला मेथड का फाइनल समरी ये कहता है कितना किसको मिला, जमीला को 2 बार मिला। एक तो ये 2 उसको यहाँ से मिल रहा था, और 2 मदर को, जो जमीला मदर को जमीला से मिला 2 लाख ये, और 2 लाख मिला उसके जमीला के हस्बैंड से, यानी माँ को हिस्सा कितना जा रहा है, 4 लाख। और जो अंकल हैं, अंकल को ही जो हिस्सा जा रहा है वो 2 लाख रुपए जा रहा है। 6 लाख पूरे हो गए। ये रहा पहला मेथड, जिसमें हमें 2 बार काम करना पड़ा कैलकुलेशन में। ये वाला जो मेथड है, जो सेकंड वाला है, ये अक्सर किताबों में नहीं है, क्योंकि अक्सर जो किताबें हैं वो कॉपी एंड पेस्ट ही की जाती हैं। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। तो हम क्या करें, स्टेप नंबर 1 तो वही रखें जो था, स्टेप नंबर 2 भी वही रखें जो था, स्टेप नंबर 3 भी वही रखें जो था। स्टेप नंबर 4 में जब यहाँ पे गए तो हमें ये पता लग गया, क्योंकि हमें ये निकालने के लिए ये सारा काम करना पड़ा, तो हमें ये पता लग गया हस्बैंड का तो पहले से 1/2 है, मदर का 1/3 है, और इनका रियल अंकल का कितना बचा, ये 1/6 आ गया। तो अब हस्बैंड नहीं चाहता, मुझे चाहिए, तो आप क्या करो, यहां तक जो अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता उसको स्टेप नंबर 4 तक आप लेकर आएंगे, और यहां से इसको क्या कर देंगे, अब हटा देंगे। अगर हम इसको स्टार्टिंग से लेकर ना आए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास अब क्या बचा, ये बचा, तो हमें ऑटोमेटिकली ये वैल्यू नजर आ गई जो थी। तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली हम चले गए किसके ऊपर, 2:1 के ऊपर, 2 हिस्से माँ के और एक हिस्सा अंकल का। यानी मेथड 2 कहता है कि हम उसके कितने टुकड़े करें, 3 हिस्से करें, 6 लाख के। तो 6 लाख के जब 3 हिस्से किए तो एक हिस्सा कितने का आ गया, 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए किसको, एक हिस्सा किसको जाएगा, अंकल को, यानी माँ को जाएंगे 4 लाख, और रियल अंकल को जाएंगे 2 लाख। तो दूसरा मेथड बड़ा आसान है, हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, सिंगल प्रोसेस में ही हमारा आंसर आ गया। तो हमने नोट में ये लिख दिया कि दोनों ही मेथड से आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो मेथड 2 जो है ज़्यादा क्लियर अप्रोच है, इसी को ही हमें यूज़ कर लें तो बेटर है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक, किसी का कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, No. क्लियर है। अच्छा, अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, और आप क्या करो, उसको यहाँ से हटा के फेंक दो कि भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जस्ट इग्नोर इट, तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, आप ये मान के चल रहे हैं वारिस कौन है, केवल मदर, और वारिस कौन है, रियल अंकल, जबकि वारिस तो वो भी था ना, लेकिन उसको अपना हिस्सा नहीं चाहिए, तो आपने क्या सोचा कि भाई इसको उसी से खारिज कर दो। तो जब हमने मदर को लिया और अंकल को लिया तो माँ का हिस्सा 1/3, तो अब किसको जाएगा बाकी, अंकल को। अंकल। तो इसका मतलब जब हमने कैलकुलेशन किया तो 2/3 कौन ले गया, अंकल। अंकल। तो सारा ही रिवर्स हो गया। अब अंकल को कितने हिस्से जा रहे हैं, 2, माँ को कितना जा रहा है, 1। तो जब हम ऐसा करते हैं तो टोटल डिवीजन तो 3 होंगे, लेकिन अंकल कितने लेके जा रहे हैं, 4 लाख, और माँ कितना लेके जा रही है, 2 लाख। तो जो हस्बैंड ने 3 लाख छोड़ा था, उसका क्या माँ को मिला कुछ, भाई माँ, नहीं। माँ को तो 2 लाख पहले भी मिल रहा था। भाई माँ का जो फिक्स शेयर है वो कितना है, 1/3 है, और 6 लाख में से, जो दो छह लाख लाख में से 2 लाख तो उसको पहले ही जा रहा था। तो हस्बैंड ने जो छोड़ा कि मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूं, आपस में बांट लो, तो फिर बांट लो में गया किधर, 3 लाख में से मदर के पास कुछ आया, कुछ भी नहीं आया। तो ये जो आपके पास है, अगर आपने ऐसा किया कि उसको छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, आइसोलेट कर दिया, तो इसका इफेक्ट जो होगा बाकी शेयर्स के ऊपर क्या होगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा जो आपकी आंखों के सामने। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि वेरी क्लियर है कि अगर आइसोलेशन कर दिया जाए हस्बैंड को फ्रॉम द बिगिनिंग, तो क्या होगा कि माँ का जो शेयर है उसको अच्छा। उतने ही मिल रहा है, जो लेफ्ट आउट शेयर है, हस्बैंड ने कहा कि मेरा हिस्सा 3 लाख रुपए है वो बांट लो, उसमें तो बेचारी को कुछ भी नहीं जा रहा, और सारा का सारा कौन ले जा रहा है, हस्बैंड ले अंकल। जा रहा है।
हस्बैंड का हिस्सा कौन ले जा रहा है, रियल अंकल। इनकम। ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि तखारुज के केस में अगर कोई अपना हिस्सा छोड़ना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन में शामिल करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे, फिर तो रहेगा ठीक। तो एक सवाल हमने आपको तखारुज का करा दिया, एक मुनासिब का करा दिया, और यहाँ पर एक सवाल आप यहाँ पे एज ए होमवर्क की तरह पे ले लें। यहाँ पे भी एक सवाल आपको, क्वेश्चन नंबर 3 को एज ए होमवर्क के तौर पे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 सवालात हो गए, काफ़ी हैं करने के लिए। ठीक। अगले हफ्ते हमारे फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्लास मिस ना करें जितने भी लोग हैं। फिर हमने टेस्ट का भी डाल ही दिया है कि हम टेस्ट कब लेंगे आपका, उसकी भी तैयारी करें, टेस्ट को भी मिस ना करें, ताकि एटलीस्ट ये रहे कि हमें कितना आ चुका है, कितनी मेहनत करनी है। 30 तारीख में इंशाल्लाह इम्तहान होगा। 16 तारीख के अंदर ये 2 टॉपिक हैं, ग्रांड सन ग्रांड डॉटर के, फिर ये इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, ये मेरी आने वाली नई किताब है जो अभी आई नहीं है। कुछ लोगों के फॉरवर्ड्स आने हैं तो उसका हम ज़रा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर ये शॉर्टकट मेथड्स हैं, और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिए दिए हुए कुछ रूल्स हैं। उमरियतन का एक रूल है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, और इसमें फिर 2 रूल्स हैं, वो डिस्कशन करेंगे। फिर इंशाल्लाह यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। फिर 6 तारीख से आई थिंक नया बैच शुरू होगा, तो हम उसका बना के डाल देंगे आपको, ताकि वो आप ग्रुप में जहाँ जहाँ भेज सकते हैं भेजें, ताकि मल्टीपल लोग ज्वाइन करें। तो आज की क्लास हम एंड सर करते हैं। इसमें थोड़ा सा गुजारिश थी। जिसमें, हाँ, अगर मुझे नहीं मालूम आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या कहता है, किसमें। तो ये फाइनल एग्जाम एग्जाम जो 5 घंटों का आपने रखा है, हम्म। तो इसमें गुजारिश ये थी कि क्या ये मुमकिन है हाँ, कि आमतौर पर एग्जाम जो है 3 आवर्स का रहता है, तो 3+2 या 2.5+2.5, ऐसा हाँ, 2 दिन या सुबह शाम या कुछ ऐसा। हाँ, उसमें आप ये कर सकते हैं कि देखें, हम यही कहते हैं कि अगर हम इसमें अगर छोड़ दें तो क्या होगा कि पूरा कंप्लीट कवर नहीं हो पाएगा जो भी हम करना चाहते हैं उसके नहीं अंदर। नहीं, आप जो पूरा 5 घंटे एग्जाम लीजिए, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, दो उसमें हम, टुकड़े करके, हाँ, हाँ, पेपर 1 पेपर 2। हाँ, उसमें हम ये कर सकते हैं। हमने ये कह रखा है कि भाई जब भी आप करना चाहते हैं, जब भी आपको सुकून हो, ऐसा नहीं है कि हम्म हमने एग्जाम पे दिया, कोई चाहता है हम्म कि उसी दिन कर ले, कोई चाहता है अगले दिन कर ले, तो जब भी आप उसको खोलें तो 4-5 घंटे अगर एक साथ आप देंगे तो फायदा क्या होगा कि आपका माइंड जो है सेट रहेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, अदरवाइज तो फिर वो जिगजैग हो जाएगा। अदरवाइज हम इसमें हम्म, ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन सवालात जो होते हैं वो 19 सवालात होते हैं। तो उसमें जी। से जो 3 क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन, यानी जैसे ये हम्म मुनास्खा वाले, और हम्म मल्टीपल मल्टीपल डेथ, शेयर ऑफ द हम्म चाइल्ड टू बी बोर्न। तो ये जो हम्म लंबे जो लेंदी क्वेश्चन है जो आज हमने कराए, इसको हम हम्म, पार्ट 2 में कर देंगे, और अब पहले वाले जो उसको पार्ट 1 में करेंगे, 2 पार्ट में कर लेंगे। ये आइडिया भी आपका ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। जी 2 पेपर बना देंगे कि जी इसको सबमिट करें, पहले एक जब सबमिट होकर आ जाएगा फिर दूसरा दे देंगे। ठीक। ठीक है। हमारे पास नए बैच के लिए टाइमिंग होगा 6 दिन का, 7 दिन का। तो 30 तारीख में हम्म, एक टेस्ट ले लेंगे, और 30 के बाद अगला जो है वो हम 2 दिन के बाद ड्रॉप कर देंगे फिर उसको छह फिर। तारीख बोले तो आप देखिए डेट, ईद हम्म। उल अजहा का देख करके आप डिक्लेयर करें, ईद उल अच्छा, वो अजहा। कब, तो कब है। वो भी ऐसे ही 6-7 शायद है। तो अच्छा, जून है। हाँ, तो जून में होगा ना, तो हमारे अब पास, जून में है, हाँ सॉरी। हाँ, तो हमारा राइट तो राइट। ये खत्म हो जाएगा। एक 30 तारीख में आपको ड्रॉप कर देंगे, और एक जो है 1 तारीख में ड्रॉप कर देंगे, 2 दिन के बाद। हाँ वही ना, फिर 6 जून ही आएगा ना वो। नहीं, नहीं, ये देखिए संडे 30 मई। संडे आएगा। नहीं, संडे आ रहा है ना 1 में आपके पास, अगले उसमें नहीं कर रहे हम आपको, हम सिर्फ जो है 1-2 दिन का गैप देके 1 जून में दे रहे हैं आपको, 1 जून में। 1 जून में नेक्स्ट बैच शुरू कर देंगे। नहीं, नहीं, 6 जून में एग्जाम, शुरू, 6 जून में, 6 जून में नेक्स्ट बैच शुरू करना चाह रहे हैं। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, 6 जून जो है अच्छा, शायद ईद उल अजहा आएगा। अच्छा, तो उससे अगले देख लेंगे फिर इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो वो बनाया नहीं है फोल्डर। जी, उसके बाद देख इसलिए लेंगे इंशाल्लाह। 6 जून और 6-7 जून छोड़ के नेक्स्ट जुमा रखें, हाँ, मुनासिब ठीक है, रहेगा। इंशाल्लाह बेटर रहेगा, अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैंने अभी जी इसको और नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। तो देखता जी हूँ
तो आपका जज़ाकल्लाह। पेपर इंशाल्लाह 30 तारीख में लेंगे, और एक पेपर 30 में डाल देंगे, और एक में डाल देंगे, यानी 2 पार्ट कर देंगे। शुक्र। जी जी, क्वेश्चंस के हम शुक्रिया। 2 पार्ट कर देंगे, उसको अपलोड जो करेंगे वो आप 2 दिन के बाद कर दें, एक वैसा कर दें। जी सर कुछ एक मॉडल पेपर मिलेगा कि किस टाइप पे आएगा? नहीं, जैसे पढ़ाया वैसे ही आएगा। जी जी सर। मत- मतलब क्योंकि सर कैसा सर, क्वेश्चन आप अपलोड कर देंगे और सॉल्व करने के लिए टाइम रहेगा हमारे पास, है ना? हाँ, आपके पास पहले जो 5 घंटे का टाइमिंग है उसको 2.5 2.5 घंटे कर देंगे। तो जी। आप उसको 2.5 घंटे में ना करके चाहे 4 घंटे में करें, 5 में करें, लेट कहने का मतलब ये है कि उसको करके भेजें, क्योंकि अगर हम अभी बोल देंगे कि भाई उसमें आप हम्म, इतना ढील छोड़ देंगे तो आप तो वैसे ही नहीं करेंगे, अभी होमवर्क नहीं जी आ जी। रहा हमारे पास। नहीं नहीं, सही है। हाँ। ठीक है सर। और दूसरा ये करें हम। कि अपनी कॉपी ना देखें, ठीक है ना, क्योंकि घर जी। बैठ के सारे लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बेकार है वो। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह जी। करें, जितने भी कर रहे हैं हमारे लिए, अगर 5 लोग भी कर रहे हैं तो 5,000 लोग पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, 5 लोग काफ़ी हैं हमारे लिए। इंशाल्लाह। सर हाँ जी। इसके आगे और आप सिखाएंगे? क्या क्या चीज़? नहीं, इसके आगे और भी जो आप बता रहे थे कि आपकी जो बुक है वो अब तक आई नहीं है, तो उसमें हाँ, भी तो और ये कुछ है? ये जो बुक है, दो ये है, इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। तो इसी के मैं सवालात कुछ कराऊंगा आपको। इसमें 4 कैटेगरी हैं कि औरत को आदमी के बराबर मिलता है, एक चैप्टर ये है। दूसरा चैप्टर ये है कि औरत को आदमी से ज़्यादा मिलता है। तीसरा चैप्टर ये है कि औरत को आदमी से कम मिलता है। और चौथा चैप्टर ये है कि औरत को मिलता है, आदमी को मिलता ही नहीं है। तो हम्म, ये 4 चैप्टर इसमें लिए, 120 पेज की ये किताब है। तो अभी 5 लोगों के रिव्यूज़ तो आ गए हैं, अभी 2 लोगों के और आने हैं, ये आ जाए तो इंशाल्लाह वो फिर इसको प्रिंट आउट कराने की सोचा जा रहा है। तो ये और जो आप पढ़ा, सॉरी जी बोलिए। जी जी, मैं यही पढ़ाऊंगा आपको पहले। जी। और ये जो सब आपने अभी हमको जो सिखा रहे हैं आप, तो हम्म। यही सब मुकम्मल है कोर्स? हाँ, इसके मुकम्मल, ये आगे और इसके आगे सिर्फ एक ही बचता है लेवल, जो। दूसरा लेवल नहीं है? हाँ, लेवल जो आपके पास है, जो जबिल अरहम वाला है, वो तो ना के बराबर ही आता है, बट वो भी इंशाल्लाह 1 साल के बाद हम ले आएंगे। जितना मैंने कवर्ड किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 90% ये कवर्ड हो चुका है। वो दस हम्म, परसेंट वाला ही पार्ट मान लिए, 10 से भी कम का है जो जबिल आराम वाला है। हम्म, क्योंकि इतना अगर आप ये कर लेते हैं जितना मैं करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन से आपको हम्म, पता लग जाएगा। और कुछ लड़कियों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 मार्क्स लिए हैं, जो पिछला वाला बैच गया है। और ने काफ़ी इंशाल्लाह। अच्छा किया है उसके अंदर। तो ये करें, इतना अगर आप कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपके इलाके में कोई इतना बड़ा स्कॉलर है जो इसको सॉल्व करता होगा। वो अलग बात है, आप जी, स्कॉलर नहीं है, बट ये मैथमेटिकल बेस्ड है बेसिकली, क्योंकि रूल्स पहले से प्री डिफाइंड है। अब जो रियल क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको आज दिया है, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चन लोग करते हैं वो किस तरीके से पेचीदगी के साथ में होते हैं। जी। हाँ, या एक क्वेश्चन और भी है जो आज ही आया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन और भी है जो आज ही रिसीव्ड हुआ है, और ये भी इसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन जो है, ये और भी थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आया है कॉपी, और आपका हम्म, ये क्वेश्चन और भी टफ है, मुझे भी सॉल्व करने में इसको आज जो है तकरीबन 2 घंटे लग गए हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जिनका नाम है यहाँ पे। ये एक क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व करने में मुझे 2 घंटे लगा है आज। 6 7 पन्नों में कैलकुलेशन हुआ है, यहाँ 50 लाख की रकम है जो कि वारिसिन में तकसीम होनी है। और इन्होंने ये लिखा है कि हमने 2 जगह से फत वो लिया है इसका सॉल्यूशन, बट हम सेटिस्फाई नहीं हैं। तो फिर ये क्वेश्चन इधर भेजा गया था। और एक डेथ हुई है 1968 में, दूसरी डेथ 2009 में हुई है, तीसरी 2017 में हुई है, और चौथी और हुई है, कहाँ हुई है, 2019 में हुई है। तो सेम प्रोसीजर जो आपको बताया गया, अगर उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो, अगर इंशाल्लाह अगर ये अगर आपने सवाल कर लिए जो आपको अभी दिए हैं इतने बड़े बड़े जो कि मुनास्खा के हैं, तो इसका मतलब आपको आ गया है। कोशिश कीजिए जिनके पास वक्त है, एक सवाल ये और एक सवाल ये,
ठीक है इंशाल्लाह। जी सर, जी आप जरूर। फ्यूचर में जब भी सेकंड लेवल करेंगे तो हमको इत्तला कीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह वो तो जाता रहेगा, लेकिन अभी वो जो जबील आराम वाला है वो मुझे भी पढ़ने में भी साल भर लगेगा, क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं होता है, क्योंकि मेरा जी। जो डोमेन है वो दूसरा डोमेन है। बट फ्राइडे के दिन ही जस्ट मैं क्लासेस लेता हूँ इसकी। इंशाल्लाह जब हो जाएगा तो इत्तला पहुंच जाएगी आपके पास। इंशाल्लाह, ठीक है जज़ाकल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।